नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। रांची की सीबीआई कोर्ट ने कुछ दिन पहले डोरंडा कोषागार से निकासी के इस मामले में फैसला सुनाया था। इस बारे में सजा का ऐलान सोमवार को किया गया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बता दें, डोरंडा कोषागार से निकासी का मामला 139.35 करोड़ का था। इस मामले में 24 लोगों को दोषमुक्त करार दिया गया था, जबकि 35 लोगों को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इनमें पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन ध्रुव भगत का नाम भी शामिल है। लालू यादव को अब तक चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। इनमें चाईबासा कोषागार, देवघर कोषागार और दुमका कोषागार से निकासी मामला भी शामिल है। लालू प्रसाद यादव को सजा के घोटाले के मामले में उनके बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा कि ऐसा लगता है कि देश भर में चारा घोटाले के अलावा कोई और घोटाला हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 80 घोटाले हुए हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी और एनआईए कहाँ है। तेजस्वी ने कहा कि इस देश में एक ही स्कैम है और एक ही नेता है। उन्होंने कहा कि सीबीआई विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भूल गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली के मतदाताओं को आज वर्चुअली संबोधित किया। हालांकि सोनिया का ये बयान पूरे यूपी चुनाव के लिए है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली के मतदाताओं को आज वर्चुअली संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने किसानों से लेकर युवकों, महिलाओं, मजदूरों की समस्याओं पर नजर डाली। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 साल तक सभी लोगों ने ऐसी सरकार देखी जिसने आपस में मतभेद पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। किसान बहुत मेहनत से फसल पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल का न दाम मिला, न खाद मिली, सिंचाई तक की सुविधा नहीं मिली। किसानों के साथ धोखा हुआ है। सोनिया गांधी ने कहा, लॉकडाउन में सारा काम धंधा बंद था, प्रवासी मजदूरों का काम छिन गया। उन्होंने मीलों पैदल चलने का दर्द सहा, लेकिन मोदी योगी सरकार ने गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया और मजदूरों से मुंह फेर लिया और आंखें बंद कर ली। सरकार ने किसी को कोई राहत नहीं दी, राहत के नाम पर झूठ बोला गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने युवकों पर फोकस करते हुए कहा कि युवक पढ़ाई करते हैं और फिर नौकरी पाने के लिए भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने युवकों को घरों में बैठा दिया है। 12 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, लेकिन युवकों को नौकरी नहीं दी जा रही है। बढ़ती महंगाई, आसमान छू रहे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों के तेल के दाम ने लोगों का घर चलाना मुश्किल कर दिया है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के बाद इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। इसे देखते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। हत्या की यह वारदात रविवार रात को 9 बजे हुई और इसके बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बजरंग दल के इस कार्यकर्ता का नाम हर्ष था और उसकी उम्र 26 साल थी। वो टेलर था। चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक का माहौल बेहद गर्म है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि हालांकि ये मामला हिजाब विवाद से किसी भी तरह से नहीं जुड़ा है, लेकिन हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में राज्य के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा कि अब तक की जांच में हत्या और हिजाब विवाद के बीच कोई लिंक या संबंध नहीं आया है। गृह मंत्री ने मीडिया से कहा, हिजाब मुद्दे का इस घटना से कोई लेना देना नहीं और ये अलग अलग कारणों से हुआ है। हालांकि उनके कार्यालय ने कहा कि पुलिस सभी कोणों से अपराध की जाँच कर रही है। कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री ईश्वरप्पा ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या करने के लिए मुस्लिम गुंडों को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भड़काऊ बयान दिया और इस वजह से बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि वो एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, वो एक ईमानदार युवक था। कल रात मुस्लिम गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। हाल ही में डीके शिवकुमार ने दावा किया था कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भगवा ध्वज से बदल दिया गया था और लगभग 50 लाख भगवा शॉल को हिजाब विरोधी प्रदर्शन के लिए सूरत में एक कारखाने को ऑर्डर दिया गया था। मंत्री ने कहा कि उनके इन बयानों के बाद गुंडागर्दी बढ़ गई है। हम इस गुंडागर्दी को जारी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि हम मारे गए व्यक्ति के परिवार को हर संभव मदद देंगे।
बता दें, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग करने वाले अभियान में कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार सबसे आगे रहे हैं। मालूम हो, मंत्री ने कहा था कि भगवा झंडा भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या का मामला तूल पकड़ गया है। इस घटना के बाद शहर में पत्थरबाजी भी हुई और आगजनी भी हुई। इस बीच कांग्रेस ने प्रदेश के गृह मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार को हत्यारों का पता लगाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हत्या उनके गृह जिले में हुई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने ईश्वरप्पा के बयान का जवाब देते हुए कहा, उन्हें हमलावरों को खोजने दें और अगर मैं इसमें शामिल हूं तो मेरा नाम भी जोड़ दें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां कांग्रेस को अलग थलग कर एक फ्रंट बनाने की कवायद में लगी हैं, तो वहीं शिवसेना ने इससे अलग रुख अपनाया है और ममता बनर्जी को झटका दिया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा। जब ये बात ममता बनर्जी ने कही थी तब शिवसेना पहली राजनीतिक पार्टी थी और हमने तब कहा था कि कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल तेलंगाना के सीएम ने महाराष्ट्र आकर उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी के खिलाफ गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। केसीआर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से काफी मुखर हैं। उन्होंने बीजेपी को बंगाल की खाड़ी में फेंकने की बात कही और बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा राहुल गांधी पर किए गए हमले को लेकर पलटवार भी किया और जमकर घेरा भी। मणिपुर चुनाव से पहले इंफॉल की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि भारत के 2 दृष्टिकोण हैं। एक, गांधी जी ने कहा, जहां राज्यों को अपनी भाषा, संस्कृति और खुद को देखने का तरीका रखने का अधिकार है, जिसका कांग्रेस समर्थन करती है। दूसरी दृष्टि वो है जो भाजपा के पास है, वो जिससे हम लड़ते हैं, जहां एक ही विचारधारा, भाषा और विचार दूसरों से श्रेष्ठ है। राहुल ने कहा कि भाजपा मणिपुर में एक श्रेष्ठता की भावना के साथ आती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया जब अमित शाह ने मणिपुर के नेताओं को अपने घर बुलाया और खुद जूते पहने रखे और उन्हें अपने जूते उतारने के लिए कहा गया। राहुल ने कहा कि संसद में एक वरिष्ठ सांसद ने कहा, ये हमारी संस्कृति है। गांधी ने कहा, ठीक है, ये मेरी संस्कृति नहीं है कि किसी को मेरे घर में आमंत्रित किया जाए, उन्हें अपने जूते उतारने के लिए मजबूर किया जाए, जबकि मैं अपने जूते पहने रखूं और उन्हें अपमानित किया जाए। ये उनकी संस्कृति हो सकती है, मेरी नहीं। पीएम मोदी के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा साइकिल पर बम रखने वाली टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया और कहा कि साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। अखिलेश ने कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का अभिमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। बता दें, पीएम मोदी ने हरदोई में एक भाषण के दौरान कहा कि अहमदाबाद बम धमाकों में आतंकियों ने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बम रखे थे। मैं हैरान हूं कि आतंकियों ने साइकिल को क्यों पसंद किया। हालांकि गुजरात बम धमाकों में उन्होंने जिस तरह से साइकिल पर बम रखने की बात कही, वो तथ्यात्मक रूप से ही गलत है। इस मामले की जांच के अधिकारी डीसीपी अभय चुडासमा ने स्पष्ट किया था कि लाल और सफेद कारों में विस्फोटक फिट किया गया था। जांच रिपोर्ट में कहीं साइकिल का जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री का यह बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने मालेगांव ब्लास्ट की याद दिलाई, जिसमें बाइक पर बम रखे गए थे और इस मामले में एक बीजेपी सांसद पर आरोप लगा था। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का आज सुबह हैदराबाद के निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से बताया जा रहा है। वो 50 साल के थे। सोमवार तड़के रेड्डी अपने घर में ही बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो रविवार को ही 10 दिन बाद दुबई से लौटे थे। वो दुबई एक्सपो 2022 में हिस्सा लेने गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में रिद्धिमान साहा को मिली धमकियों की निंदा की। शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली से हस्तक्षेप करने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि खिलाड़ी भविष्य में ऐसी स्थितियों से न गुजरें। उन्होंने कहा कि हर क्रिकेटर के हित में है कि ये पता करें कि वो व्यक्ति कौन है। अपने समय के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, बेहद दुखद, इस तरह का व्यवहार ना तो सम्माननीय है और ना ही पत्रकारीय।
बस चमचागिरी, आपके साथ हूँ रिद्धि। हरभजन सिंह ने ट्वीट किया, रिद्धि आप बस उस व्यक्ति का नाम बताएं ताकि क्रिकेट समुदाय को पता चले कि कौन इस तरह से काम करता है, नहीं तो अच्छे लोग भी शक के घेरे में आ जाएंगे। ये कैसी पत्रकारिता है? खिलाड़ियों की सुरक्षा की जानी चाहिए। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने भी शाह का समर्थन किया। दरअसल क्रिकेट खिलाड़ी रिद्धिमान शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्हें एक रिस्पेक्टेड पत्रकार ने धमकी दी है। शाह ने पत्रकार के नाम का खुलासा नहीं करते हुए धमकी वाले व्हाट्सएप संदेशों को सार्वजनिक किया। शाह ने उस संदेशों के स्क्रीनशॉट को ट्वीट किया है और लिखा है, भारतीय क्रिकेट में मेरे सभी योगदान के बाद एक तथाकथित आदरणीय पत्रकार से मुझे यही सामना करना पड़ा है। पत्रकारिता इस हद तक चली गई है। उस संदेश में पत्रकार को शाह से यह कहते हुए देखा गया है कि विकेट कीपर द्वारा उनकी कॉल का जवाब नहीं देने से वो आहत हैं और वो अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस बयान पर कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलने के लिए राजी हो गए हैं, इसे लेकर रूस ने प्रतिक्रिया दी है। रूस ने सोमवार को कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच में किसी बैठक के बारे में अभी कोई कुछ कहना जल्दबाजी होगा। फ्रेंच प्रेसिडेंसी की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने बाइडेन और पुतिन से बात की है और उनके बीच बैठक कराने का प्रस्ताव रखा है। बयान में यह भी कहा गया था कि दोनों नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इसमें शर्त ये रखी गई है कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।